पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पहले तो हमने हेडिंग पढ़ ली, हिस्ट्री में किस किस साइंटिस्ट ने कोशिश की कि पीरियोडिक टेबल बन जाए। उसके बाद हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाइयां थी, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किनारे लगाई हमने। और मेंडलीव के बाद हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर दिया, विच इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। और फिर एटॉमिक नंबर से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, उसमें भी कुछ कमियां रह गई। तो अब जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम कह देते हैं बोर्स पीरियोडिक टेबल, या बोर-बरी स्कीम पे बेस्ड है कॉन्फ़िगरेशन पे इसलिए। बट इसमें पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं एसपीडीएफ। तो इस पीरियोडिक टेबल के 2 तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं हम। एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक। और एक क्लासिफिकेशन हमने जो कल पढ़ा था, नंबर ऑफ इनकम्प्लीट शेल। कोई शेल इनकम्प्लीट ना हो, एक शेल इनकम्प्लीट हो, 2 शेल इनकम्प्लीट हो, या 3 शेल इनकम्प्लीट। फिर अब हम पढ़ने लगे थे पीरियड के कैरेक्टर, जिसमें हमने कहा 7 पीरियड होते हैं। और पहले पीरियड को हम कह देते हैं वेरी शॉर्ट या शॉर्टेस्ट पीरियड, 2 ही एलिमेंट है। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट है, तीसरे पीरियड में 8 हैं, दोनों शॉर्ट हैं। फिर चौथा पीरियड और पांचवा में 18 हैं, लॉन्ग पीरियड है। और छठे पीरियड में 32 हैं, लॉन्गेस्ट। सातवां पीरियड इनकम्प्लीट है। वैसे तो सारे पीरियड शुरू होते हैं एल्कली मेटल से, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन इज नॉट ए एल्कली मेटल। सारे पीरियड एंड होते हैं इनर्ट गैस से, एक्सेप्ट सेवेंथ पीरियड की इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं मानते हैं। तो UuO जिसे लिखा था, एक्कारेडॉन लिखा था। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड हो चुका है। अब बेसिकली हमें पीरियोडिक ट्रेंड यानी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये मान के चलिए पूरी केमिस्ट्री में बार बार आएगा ही आएगा। तो पहला हम हमेशा करेंगे कि साइज पे फोकस करना है, जो बैकबोन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटम का साइज पहचानना, किस एटम का साइज बड़ा है, छोटा है और क्यों। ठीक है, तो अगली आप हेडिंग डाल सकते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आज की पहली हेडिंग आप लिख सकते हैं रेडियस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं रेडियस। बच्चों पहला पॉइंट जो आपको बस समझना है, लॉन्ग टर्म तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझना है व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, किसे कहते हैं रेडियस। तो बेटा ये न्यूक्लियस का सेंटर है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस। ठीक, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस किसी एटम का साइज है या उसका रेडियस है। बट आखिरी इलेक्ट्रॉन की तो पोजीशन मालूम ही नहीं, आपको पहले ही पढ़ा रखा है। आप तो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है, वेव कंसेप्ट है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन की हमें एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन पता ही नहीं। वो तो अप टू इनफाइनाइट कहीं भी मिल सकता है। जैसा मॉडर्न थ्योरी है कि 90% चांसेस तो है यहाँ मिलेगा, लेकिन 100% तो है ही नहीं, तो कहीं भी दिख सकता है। तो किसी एटम का साइज कैसे निकालें, तो ये आपको याद नहीं करना, बस एक बार समझ लेना है कि बच्चों साइज कैसे निकाला जाता है। एक्चुअली किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है ना, वो हम एक्सरे से या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता कर लेते हैं न्यूक्लियस कहाँ है। ठीक, तो जो 2 आइडेंटिकल नेबरिंग न्यूक्लियस हो, बेटा आइडेंटिकल यानी एक जैसे, नेबरिंग यानी पड़ोसी, ठीक है, नेबरिंग, आइडेंटिकल नेबरिंग न्यूक्लियस होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ, ये हम क्या मान लेंगे, एटॉमिक साइज। तो साइज कैसे मानेंगे, 2 एक जैसे एटम दिख जाए तुम्हें, उनके बीच की जो भी दूरी होगी, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे भैया उनके बीच की जो दूरी है वो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, और उसका जो आधा होगा वही क्या मान लेंगे, ठीक है, इसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। डन। अब आपको भी पता है कि 10th स्टैंडर्ड तक शायद पढ़ा भी होगा कि बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, है ना, अलग अलग। तो भैया जो रेडियस है ना, ये भी बेसिकली 4 तरीके का है। ये जो हाफ करने की डेफिनेशन है,
ये लगभग 4 तरीके से है। कैसे? एक रेडियस का नाम दिया है केमिस्ट्री में, सपोज कोवेलेंट रेडियस, यहां से जल्दी समझ में आता है कोवेलेंट रेडियस। तो समझ लो कोवेलेंट रेडियस किसे कहा गया। उन्होंने कहा जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है, इनके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। याद रखना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी एक बॉन्ड हो, तो इस डिस्टेंस को हम नाप लेंगे, इनके बीच का हाफ कोवेलेंट रेडियस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नेबरिंग एटम बॉन्डेड विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। half the distance between two, एक मिनट अभी लिखा दूंगा, half the distance between two identical neighboring atom bonded with single covalent bond। अब बताइए मुझे, अगर मैं कह रहा हूं क्या कार्बन और कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड भी होता है? शायद पता ही आपको, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो कौन सा वाला रेडियस या कौन से वाला बॉन्ड ए, बी या सी किस डिस्टेंस का हाफ कहलाएगा कार्बन का रेडियस? ए, बी या सी? आंसर है बी। क्यों? क्योंकि अभी क्या पढ़ा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं। तो सिंगल बॉन्ड की जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की, उसका हाफ कोवेलेंट रेडियस, चाहे कोई डबल बॉन्ड बनाता हो चाहे ट्रिपल बनाता हो। मतलब सबके लिए एक जैसा नियम रखेंगे ना, तो जब सबके सब सिंगल बॉन्ड में हो और उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट। बोलो भैया। हाँ बेटा, आप सोचो ना, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि कार्बन का रेडियस बताओ, तो यहाँ कार्बन का साइज सपोज 100 पिकोमीटर आ रहा है, यहाँ कार्बन का साइज उससे कम आएगा, डबल बॉन्ड है और पास में आ गया, या 80 आ रहा है या 70 आ रहा है, तो भैया कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कार्बन का साइज क्या है। और अगर हमें दो चीजें कंपेयर करनी है तो दोनों की कंडीशन तो सेम रखेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। आप एक सिंपल बेसिक एग्जांपल से समझो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऐसा है, तुम दोनों को यहाँ से स्टेशन तक जाना है, यहाँ से स्टेशन तक जाना है और साइकिल से जाना है, दोनों को। डन, क्लियर। अब आप पहुंचे 15 मिनट में, ये पहुंचे आधे घंटे में, तो कौन धीरे चल रहा है? तो अभी कंडीशन बाकी बताई नहीं मैंने। आप सुबह 7 बजे गए थे, ये दिन में 4 बजे भेज दिया जिस समय भीड़ भाड़ है, तो क्या भीड़ भाड़ और ये क्या टाइम इस समय देखना सही है? भैया आपकी कंडीशन अलग थी, भले टाइमिंग अलग था, तो भैया वो दोनों वैल्यू तो अलग अलग आई, अभी कंपेयर नहीं हो सकता। कंपेयर कब होगा? जब दोनों की कंडीशन एकदम सेम। समझ में आ रहा है? जब सेम कंडीशन होगी तब होगा, है ना। जैसे अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि हाँ भाई बताओ तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग क्या है, वो बताने लगे, ठीक है। दूसरे से पूछा हाँ भाई बताओ गोवा की स्पेलिंग क्या है, अब मैं कहूँ जो गोवा की स्पेलिंग बता रही है, यार क्या इंटेलिजेंट है, पहली बार में गोवा की स्पेलिंग बता रहा है। तो भैया ऐसे थोड़ी होता है, कंडीशन सेम थोड़ी है। एक ही चीज दोनों से पूछूंगा ना, यहाँ पे एक मतलब ये कार्बन है, ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऐसे ही नाइट्रोजन है, तो मुझे तो पूरे पीरियड टेबल में सारे आइटम के साइज कंपेयर करने हैं ना। तो जब सेम कंडीशन में होंगे तभी तो कंपेयर करेंगे, अन्यथा कैसे करेंगे? तो बच्चों हेडिंग का आज नाम था, हमारे हेडिंग का नाम था एटॉमिक साइज या रेडियस। नोट के आते हैं साइज या रेडियस। तो पहली डेफिनेशन क्या हुई बेटा? पहला पॉइंट क्या हुआ, चाहे से बाद में लिख लेना, समझो पहला पॉइंट क्या हुआ, वी कैन नॉट फाइंड रेडियस ऑफ आइसोलेटेड एटम। अकेला एटम है, एकदम अकेला पड़ा है, तो उसका साइज आप नहीं बता, भले हम लेटेस्ट आई नहीं होंगी उससे हो। हमारे लिए लेटेस्ट पता क्या, क्यों एंटीबायोटिक। फिलहाल अभी तक का जो कोर्स है उसमें ये कहा गया है जो बुक में छपा है वही लेटेस्ट है, उसी को पढ़ाएगी, ठीक है। 1-2 साल बाद जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें उन्होंने बुक्स को ऑब्सोल्यूट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा जो भी डिस्कवर आज रात हो गया कल सुबह आपके टेस्ट में दिया जा सकता है, वो बात की बात है। अभी यही लेटेस्ट है जो अभी, वैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी ज्यादा पुराना नहीं, 100-150 साल पुराना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा पुराना नहीं है, अभी का ही हाल ही का है, तो 1-8 सेंचुरी पहले का ही होगा, ज्यादा नहीं। तो पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे कॉपी में, वी कैन नॉट डिसाइड या डिटरमाइन द साइज ऑफ आइसोलेटेड एटम।
ठीक, दूसरा पॉइंट क्या आया, फिर हम साइज निकालते कहते हैं, ठीक है। तो या तो आप कहोगे हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नेबरिंग आइटम ना, ये कॉमन पॉइंट है सबके लिए, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल कॉमन पॉइंट है, इसे अलग रखना है। फिर आप कहेंगे रेडियस कैन बी मेजर्ड इन 4 वेज, साइज हम 4 तरीके से निकालते हैं। एटम का साइज 3 तरीके से निकाला जाता है, जिसमें पहले रेडियस का नाम हमने आपको पढ़ाया कोवेलेंट रेडियस, और जिसमें हमने कहा दो आइडेंटिकल एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों तो जो डिस्टेंस आएगी उसका हाफ कोवेलेंट रेडियस। दूसरा है मेटेलिक रेडियस, बेटा ये अभी हम पढ़ाएंगे आपको, धीरे धीरे समझ में आएगा। जो मेटल्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। अब जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? आखिरी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर करने के बाद भी 8 तो कर नहीं पाएंगे, तो ये बॉन्ड नहीं बनाते। इनके अंदर जो बॉन्ड होता है ये मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल मेटल एटम बॉन्डेड विद मेटेलिक बॉन्ड, समझ में आया? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नेबरिंग मेटेलिक एटम। देखो भाई मेटल है, जैसे सपोज आयरन है, ठीक है, आयरन तो समझते होगा लोहा है, किसी से भी कहूं ना मैं मेटल सोचो तो सबसे पहले लोहा सोचता है, जनरल हमारा दिमाग है। तो आयरन आपने देखा, ये आयरन नहीं प्लास्टिक है, फिर भी सपोज आयरन ये आप देखते, तो अगर आप इसका एक्सरे करके देखेंगे, आई मीन टू से माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाके देखेंगे, तो इसके अंदर भी एक रेगुलर पैटर्न है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, बड़े कायदे से एटम लगे होते, बड़े कायदे से, और उसे हम 12th में सॉलिड स्टेट के नाम से पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर कोई क्यूबिक होगा, कोई हेक्सागन होगा, ऐसे एटम लगे होंगे, ठीक है। जैसे आप जनरली पेड़ के या आपने लीफ का देख रखा हो, जब वो बायो वाले बॉटनी में जब करते हैं तो लीफ के अंदर एकदम रेगुलर हेक्सागोनल रिंग ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, या डायमंड के अंदर आपको मालूम है एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही मेटल्स के अंदर भी एक रेगुलर स्ट्रक्चर है। और दो आइडेंटिकल एकदम एक जैसे एटम हो, जो पड़ोसी भी हो, एकदम पड़ोसी, मतलब इनसे ज्यादा पास में और कोई नहीं होना चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा? मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन क्या हो गई? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नेबरिंग मेटल एटम बॉन्डेड विद मेटेलिक बॉन्ड, यहां का बॉन्ड मेटेलिक। बोलो क्लियर है? तीसरा रेडियस बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है। तो वी वेंडर, डब्ल्यू वॉल, वी डब्ल्यू रेडियस है, और वी से हम कहते हैं वेरी, डब्ल्यू से कहते हैं वीक। तो ये वेरी वीक फोर्सेस होते हैं। क्या है? जैसे ये हीलियम गैस है और ये भी हीलियम है, इनके बीच में कोई बॉन्ड होगा ही नहीं, ये नोबल गैसेस है, बॉन्ड नहीं बनाती, फिर भी कोई तो अट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट होते ही होते हैं, कभी तो लिक्विफाई होते हैं, लिक्विड में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो जो भी सबसे पड़ोसी दो होंगे जिनमें कोई बॉन्ड नहीं है, खाली वंडरवॉल रेडियस है या खाली वंडरवॉल फोर्स है, तो इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा? वंडरवॉल रेडियस। क्या हो गई डेफिनेशन? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नेबरिंग एटम which are not bonded with any bond or which have only weak van der Waals forces, जिनके बीच में कौन से फोर्सेस हैं? van der Waals। such radius is known as van der Waals। ये रेडियस सबसे बड़ा माना जाता है, उससे छोटा ये माना जाता है, उससे छोटा ये, मतलब ये जो नापने वाला इंची टेप है ये यहाँ पे सबसे बड़ा वाला इंची टेप है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। कोवेलेंट में एटम पास में होते हैं, मेटेलिक में थोड़े दूर होते हैं, और वंडर वॉल में बहुत दूर। अब पूछो। नहीं, ये तो हमने अभी रेडियस पढ़े हैं भाई। एटम कहने का क्या मतलब है? जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे मेटल में क्लासिफाई हो जाएंगे, और जो नोबल गैसेस हैं वो सॉरी नोबल गैसेस हैं कोई बॉन्ड नहीं बना रही, उनका रेडियस वंडर वॉल से नाप लेंगे, और जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट रेडियस से। और एक चौथे टाइप का रेडियस होता है, वो कहलाता है आयनिक रेडियस, उसमें एक कैटाइन बन सकता है और एक एनाइन, तो ये आयनिक रेडियस में आएगा, जिसे हम कहेंगे कैटाइनिक रेडियस, इसे एनाइनिक, ये अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आपको तीनों की डेफिनेशन समझ में आई हो तो तीनों की डेफिनेशन में एक पॉइंट कॉमन है, क्या? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नेबरिंग एटम। इसीलिए मैंने ये सबसे पहले कहा, ये पहले याद कर लो। अगर कोई कह रहा है कोवेलेंट रेडियस, तो इतना लिखने के बाद हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नेबरिंग एटम
बॉन्डेड विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई मेटेलिक कह रहा है तो बॉन्डेड विद मेटेलिक बॉन्ड, और अगर कोई कह रहा है वीक वंडरवॉल फोर्स। समझ गए हो? यहां तक लिख लोगे। फिर चौथा रेडियस कहलाएगा आयनिक रेडियस। पहले तीन में कोई डाउट है? ठीक है, अपने आप लिखेंगे, समझ गए हो? बाद में लिख लेना आप, एक पेज या आधा पेज छोड़, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वाले भी तो ऐसे पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, वो लोग भी तो नहीं लिख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आयनिक रेडियस आपको बताने जा रहा हूं, जिसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आयनिक रेडियस फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन रेडियस मैंने क्यों कहा, आप खुद लिख लेना, मुझे मालूम है जो कोई ना पूछने वाला ना आगे कभी आएंगे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है, इसकी पड़ेगी जो अब पढ़ा रहा हूं। किसे पढ़ा रहा हूं? आयनिक रेडियस। हाँ भैया देख लो आयनिक रेडियस क्या है। बच्चों ये आप जानते होंगे, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रल एटम में कौन ज्यादा होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? हाँ, प्रोटॉन या प्रोटॉन ज्यादा। ओए लास्ट को, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं या इलेक्ट्रॉन? ये कह रहे हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक एक पढ़ेगा ना सबके सही हो जाओगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? व्हाट इज न्यूट्रल? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, चार्जेस खत्म होंगे, तभी तो बड़े यार, मतलब काश तुम लोगों ने, मतलब बोले न्यूट्रल एटम में कौन ज्यादा है, मतलब एक ने कहा प्रोटॉन, दूसरा कह रहा नहीं इलेक्ट्रॉन, मतलब बताना जरूर है। और जबकि एक बोल चुका है पहले दोनों बराबर होते हैं। भैया प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, और ये चार्जेस बराबर होंगे तभी तो न्यूट्रल बनेगा, अदरवाइज न्यूट्रल कैसे बनेगा भाई? ठीक, अब इससे दो तरह के आयन बन सकते हैं, एक कहलाता है कैटायन और एक कहलाता है एनायन। क्लियर है? तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, वैसे आप जानते ही हैं, अगर इससे आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एक कॉमन सेंस की बात करो, सपोज यहाँ 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब प्रोटॉन कितने हो गए? पहले 11 थे, अब कितने हो गए? समझ में आया? प्रोटॉन थोड़ी निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो अब जरा ध्यान से देखो कौन सा चार्ज डोमिनेट कर गया? प्लस। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस चार्ज आता है। भैया ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो है, जब भी प्लस चार्ज आता है इसका मतलब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है। और इस आयन को कह देते हैं कैट आयन। बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के, वैसे इतने सरल चीजों के लिए शॉर्टकट नहीं बनाने चाहिए। भैया जो आयन इलेक्ट्रॉन के कटने से बना है वो कट करके आयन बना, कटायन। याद रहेगा कटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन कट हो गया। वो आयन जिसमें ये देखो प्लस चार्ज है, दिख रहा है? ये जीसस क्राइस्ट नहीं दिखने चाहिए यहाँ पे, जिसमें प्लस चार्ज है तो कटायन है, देखो, ठीक है। तो अब याद रहेगा कैटायन में चार्ज क्या होता है? इज इट क्लियर? और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होता तो कॉमन सेंस है, अब प्रोटॉन कितने हो गए होते? प्रोटॉन तो उतने ही रहते, इलेक्ट्रॉन कितने होते? 12, तो इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया और उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो ना, नेगेटिव आयन बना है, ये नेगेटिव आयन ही तो बना है। अब मैंने नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म में एन ले लिया तो AN आयन, तो कौन सा आयन हो गया? अनायन हो गया, ठीक है। तो ये अनायन क्या है? एनायन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एनायन। तो इलेक्ट्रॉन लेने से जो आयन बनेगा एनायन, इलेक्ट्रॉन छोड़ने से जो आयन बनेगा वो कैटायन। कोई दिक्कत एनायन और कैटायन शब्दों में? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां ये अंदर जो न्यूक्लियस है ना, इसमें बैठे हैं प्रोटॉन, पी फॉर पापा जी, प्रोटॉन पिताजी, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर है, खुराफाती तत्व जो यहाँ मंडरा रहे हैं, ठीक है पिताजी, पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव आत्माएं चारों तरफ घूम रही हैं, इनकी संतानें, ठीक है, यहाँ पे भी यही है। अब यहाँ 11 है, ठीक है, मतलब एक तरीके से ग्रुप ऑफ गार्जियंस हैं, 11 गार्जियंस हैं, 11 पिताजी लोग हैं,
और उनकी सबकी एक एक संतान थी, एक की भाग गई है यहाँ से, अब 10 संतानें यहाँ हैं, तो 11 पापा जी लोग बैठे हुए हैं एक साथ और बाहर 10 ही है, यहाँ 11 ही थे। तो यहाँ पापा जी लोगों को अट्रैक्ट करना आसान हो गया या मुश्किल हो गया? इसके कंपैरिजन आसान, मतलब पहले से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, मतलब 10 को 10 पे नजर रखेंगे, एक वेला घूम रहा है 10 सब पे नजर रख रहा होगा। तो यहाँ क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं और ऑब्वियसली ये डोमिनेंट हो गए, तो ये ज्यादा जल्दी पकड़ लेंगे, यानी साइज जब इन्होंने इन्हें खींच लिया इलेक्ट्रॉन को, यहाँ ये कम पावर से खींच पा रहे थे विद रिस्पेक्ट टू दिस, यहाँ ज्यादा पावर से खींचेंगे और जब खींचेंगे साइज यहाँ का होगा, समझ में आया? लेकिन कंसेप्ट से समझ में आना चाहिए, अट्रैक्शन यहाँ कम हो गया, ठीक है? कोई बच्चा ये नहीं कहेगा या समझ में ना आ रहा कि यहाँ पे भी एक 11 से एक 10 से, यहाँ भी एक 11 एक 12 है, एक बार ही कह रहे हो साइज छोटा हो गया, एक बार बड़ा, भैया ये बीच में ही बैठे हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने, इनकी पावर वीक हो रही क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया, खुराफाती तत्व बढ़ गए हैं, तो ये जब ज्यादा होगा तो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा, यहाँ साइज कम। तो जब भी कैटाइन बनेगा तो न्यूट्रल एटम से छोटा होगा और जब एनाइन बनेगा तो न्यूट्रल एटम से बड़ा। बोलो समझ में आ रहा है? फिर एक बार चेक करते हैं, जैसे ये मान लो एक न्यूट्रल एटम है, ये एक प्राणी है जिसे हम न्यूट्रल मान रहे हैं, डन? डेली लाइफ एक्सपीरियंस, अब मान लो ये बाहर निकला यहाँ से कोचिंग से आया था पढ़ने, नक्शेबाजी में इसने लेट सपोज थोड़े बहुत पैसे पॉकेट मनी के रख के लाया था, दिखाने के लिए रईस हूँ, ऊपर ही पैसे रख लिए थे, मान लो ये 2 लाख रुपए करीब लाया था, यहाँ रख लिए थे पॉकेट मनी, ठीक है? अब ये 2 लाख रुपए पॉकेट मनी यहाँ रख के घूम रहा था, बाहर जब निकला थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, एकदम से हाथ गया, बोले पैसे तो लगता गिर गए। बेटा अगर इसके पैसे 2 लाख गिर गए हैं तो इसका साइज अब क्या होगा? समझ में आ रहा है? अब बेटा ये जमीन में देख रहा है, कहाँ हो तुम, ठीक है? अरे मिल जाओ, ठीक है, डन। फिर इसे याद आया मैं और भी पैसे लाया था, 2 लाख तो मैं लोगों को दिखा रहा था, मान लो इसने छुपा के भी 2-4 लाख रखे थे, है ना? और जब इसने उन पे हाथ मारा वो भी गायब है, ठीक है? अब ये क्या हो चुका है? अब ये जमीन पे लेट गया है, अरे मिल जाओ कहाँ हो, अरे मिल जाओ कहाँ हो। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो पैसे खो रहे हैं समझ में आ गया, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलता गया, एटम का साइज छोटा होता है, समझ में आ गया? अच्छा अब इसके पैसे खोए तो किसी को तो मिले भी होंगे, समझ में आया? तो जिसे मिले हैं पहले वो इसी तरह दिख रहा था, बट जब उसे 2 लाख मिल गए तो समझ में आया? अब तो उसकी हंसी कानों तक जाएगी। इज इट क्लियर? बड़ा खुश हो रहा है। अच्छा अगर इसी को 2 के बाद और भी पैसे पड़े मिल गए, अब क्या होगा? अब तो बेटा गदगद हो गया हूं मैं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे। इज इट क्लियर? तो अब तो ये रुक ही नहीं रहा, फैले जा रहा। इज इट क्लियर? यानी यहाँ एटम का साइज, तो जब भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो साइज बढ़ेगा और जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो साइज कम होता जाएगा। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें एक शब्द आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आवे क्या है? भैया आइसो का मतलब होता है सेम, कभी भी आइसो वर्ड आ जाए, कहीं पे भी आ जाए तो उस आइसो का मतलब है सेम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इन, ठीक है? ये नहीं कि मान लिया फ्रिज खरीद के लाए, उसमें लिखा ISO 2007, तो बोले एक और फ्रिज दे, बोले क्यों? बोले इसमें लिखा है सेम, एक और मिलेगा हमें, तो वो वाला नहीं है, ठीक है? आइसो वो एक अलग है। जैसे मैं अभी एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, उसमें वर्ड आएगा आइसोथर्म, तो थर्म का मतलब अपने आप दिमाग लगा लो, मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर, तो 2 चीजों का टेम्परेचर सेम है तो आइसोथर्म, समझ में आया? आइसो न्यूट्रॉन,
दो अलग अलग एटम में न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है तो आइसो न्यूट्रॉन। बोलो क्लियर है। और ऐसे ही वहां पे एक वर्ड में जब आएगा तो देखेंगे एक वर्ड होता है आइसोबार। बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो अलग अलग एटम का जब पावर सेम होती है, मास सेम होता है, याद आया? ठीक है, एक आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार पढ़ा है ना? क्लियर है। कहीं ऐसा ना हो कि टीचर बोले आइसोबार बताओ तो बताने लगो, बोले सर इट मीन, सर मुझे पता है। बोले हाँ खुराफाती तत्व तुझे तो पता ही होगा, बता क्या है? बोले सर मानिए ना मानिए इसका मतलब है इंडियन। या आईएसओ जो वर्ड होता है ना, समझ में आ गया? ठीक है, आईएसओ सर्टिफाइड। इज इट क्लियर? बोले हो ना हो इसका सर्टिफिकेशन आईएसओ से ही है, तो ये वही होगा। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है। जरा देखते हैं, ये है नियॉन, इसमें प्रोटॉन है 10 और इलेक्ट्रॉन है 10। ठीक है, ये बच्चों मैंने बनाया है Na+। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 है, प्लस साइन है। बेटा प्रोटॉन कितने हैं? वेरी गुड, प्रोटॉन थोड़ी कम ज्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन है 11। इलेक्ट्रॉन नहीं, ये ना दिख रहा तुम्हें? शर्म ना आती तुम्हें? एक और बोल रहा है इंटरनेट पे 9। पता नहीं कौन सी गणित पढ़े हो, कहां से पढ़ के आए हो भैया। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन +1 चार्ज आने का मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है या एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो 10 हो गए। ठीक है, तो ये दोनों आइसो, तुमने तो बार के पीछे पड़ जाओ। आइसो बार, इलेक्ट्रॉन सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये लिखा है मैंने मैग्नीशियम, यहाँ एटॉमिक नंबर ये है तो प्रोटॉन है 12, इलेक्ट्रॉन है 10। एक और लिख दिया एल्यूमिनियम, प्रोटॉन है 13 और इलेक्ट्रॉन है 10। यहां तक आ रहा है कैमरे में देखना? ठीक है, आ रहा है। अब बच्चों जरा ध्यान से साइज बताओ किसका बड़ा है छोटा है। अगर आपको समझ में आया यहां सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर होने चाहिए सब में इक्वल है। अंदर बैठे ये पिताजी जो हैं वो अलग अलग है, जे बहुत ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, इसका मतलब साइज छोटा होगा। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसके प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और साइज छोटा हो जाता है। रीजन क्लियर है भैया? इलेक्ट्रॉन बराबर अट्रैक्ट करने, लेकिन यहाँ के प्रोटॉन ज्यादा है। समझ में आया? कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि मोर द प्लस चार्ज, मोर द प्लस चार्ज लेस द साइज। जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगा, ऐसे याद कर लेते हैं। लेकिन हम नहीं कहते मोर द प्लस चार्ज से याद करो, हम कह रहे हैं कंसेप्ट से याद करो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्शन साइज डिसाइड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बराबर है, चेंज ही नहीं हो रहे, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जा रही है, प्रोटॉन बढ़ेंगे अट्रैक्ट करेंगे साइज। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा बच्चों उसका साइज छोटा होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन तो बराबर हैं, क्यों? रीजन सोचो ना, रटो मत। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का काम है एक तरीके से, ये न्यूक्लियस है और ये खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये ज्यादा अंदर है तो ज्यादा खींच। क्लियर है? अच्छा, यहां पे मैंने कर दिया F-O-2 N-3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है ये। तो यहां अगर मैं प्रोटॉन का हूं तो 7 है, प्रोटॉन का हूं तो 8 है, प्रोटॉन 9 है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, जहां इलेक्ट्रॉन सब में 10 ही है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की ही चेन है। यहां से लेके यहां तक सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब किसका साइज बड़ा है? अब किसका बड़ा है? तो अगर आपको समझ में आया हो तो ये आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, इसके प्रोटॉन कम है
और अगर प्रोटॉन कम है तो इसकी पावर कम है, तो पावर कम है तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, साइज बढ़ जाएगा। इनकी पावर बढ़ती जा रही थी, साइज। तो आप सीधा कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है, वॉट एवर बी द चार्ज, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। जिसमें भी प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसका साइज कम होगा, ठीक है। और कुछ बच्चे रटते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है साइज बढ़ जाता है, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज कम हो जाता है। वो एग्जाम्पल अभी दिया ही था कि जिसके पैसे 2 लाख हुए हैं, फिर जिसके 10 लाख हुए हैं, तो 2 लाख वाले का फिर भी साइज बड़ा है, 10 लाख का और छोटा हो गया। ये वही वाली कहानी थी, इन्हें पैसे मिल रहे तो साइज बढ़ता जा रहा था, इनसे ज्यादा इनका, इनसे ज्यादा। बोलो क्लियर है? तो अभी तक आज हमने जो 4 हेडिंग या हेडिंग पढ़ी है वो क्या है? पहली हेडिंग आज हमने पढ़ी व्हाट इज एटॉमिक साइज या रेडियस, किसे आप रेडियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस से लेके बाहर के इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस रेडियस है, लेकिन एक एटम का रेडियस निकालना संभव नहीं है। तो एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए हम 2 नेबरिंग एटम लेते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं न्यूक्लियस से, और उनका हाफ साइज मानते हैं। अब 3 तरह के रेडियस जनरल हैं, कौन कौन से? कोवेलेंट रेडियस, मेटलिक रेडियस और वंडरवॉल। और चौथे तरह का रेडियस है आयनिक रेडियस। ये कैटाइन और एनाइन में नापा जाता है। ये एनाइन है, ये न्यूट्रल है, और ये कैटाइन है, सॉरी ये ऐसे है, ये कैटाइन है। ये बेटा आयोडीन ही एक ऐसा एटम है, एलिमेंट है, जिसका एनाइन भी बन जाता है और कैटाइन भी। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटाइन बना लेता है और इलेक्ट्रॉन लेके एनाइन भी। और ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है क्योंकि आयोडीन में तीनों वेराइटी मिलती है, न्यूट्रल भी, एनाइन भी, कैटाइन भी। तो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि किसका साइज कैसा है। तो न्यूट्रल एटम से कैटाइन का साइज छोटा होगा, न्यूट्रल एटम से एनाइन का साइज बड़ा। फिर हमने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए पॉइंट, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बॉटम लाइन तो ये है, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर और साइज इनवर्सली है। अब रेक्टिफिकेशन में कह सकते हो मोर द नेगेटिव चार्ज मोर द साइज, मोर द पॉजिटिव चार्ज लेस द साइज, बट बॉटम लाइन या कंसेप्ट इज। बोलो यहां तक क्लियर है? अब हमें पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना होगा। पहले यहां तक जो आपको समझ में आया हो 2 मिनट में लिख लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, आयोडीन ना बेटा बहुत बड़े साइज का है, हेलोजन जो होती है ना, हेलोजन सबसे नीचे की हेलोजन का है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है। आयोडीन का प्लस भी एग्जिस्ट करता है और माइनस भी करता है, इसलिए मैंने कहा। बोलो क्लियर है? एक सेकंड है। हाँ भैया, ऑनलाइन वालों अगर आप लोगों को समझ में यहाँ तक आया हो तो आप लोग जरा 1 टाइप करो, ठीक है। प्रगति क्लियर है, और ठीक है, दिव्यंका, राशिका, ऋषिका सॉरी, एंड नूपुर क्लियर है, अदिति, पलाक्ष, नमन, ठीक है, एंड सम्या, ठीक है, डन, ओके। देख लेते हो ना कितनों ने भी उत्तर नहीं किया। ओके, ये जिन्होंने नहीं किया है आस्था सिंह है उनमें एक, और जिन्होंने नहीं किया है कोई भी आंसर देव सिंह है, खुशबू गंगवार है, जिन्होंने एक बार भी आज कोई आंसर नहीं दिया है। मतलब उसमें आ जाता ना कि इन्होंने कितने मैसेज किए हैं, इन्होंने एक भी बार मैसेज नहीं किया है। भैया ये आस्था एंड खुशबू या और कोई बच्चा जिसने मैसेज नहीं किया हो, बेटा ध्यान रखिए। अच्छा ये अभी भी नहीं कर रहे हैं। आस्था, खुशबू एंड देव, आप मीटिंग में अगर हैं तो आप मैसेज करिए, और अगर आप मीटिंग से जा चुके हैं तो चले जाइए, लीव इट। क्या यहाँ काहे जबरदस्ती का नंबर बढ़ा रहे हैं? यार बड़े बच्चे तेज। चलिए आस्था, खुशबू एंड देव, बेटा डोंट माइंड, क्योंकि मैं मीटिंग से आपको हटाऊंगा ही, आप भी जानते हैं। आस्था चली गई, वेरी गुड। नाउ खुशबू एंड देव सिंह आप भी।
नेक्स्ट, चलिए बच्चों ये लोग देखते रहेंगे। अगली हेडिंग पे आ रहे हैं हम, पीरियोडिक ट्रेंड। मतलब ये जो एटॉमिक साइज है इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, यानी ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनको देख रहे हैं। तो हेडिंग होगी हमारी फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक साइज डिपेंड। अगली हेडिंग है हाँ वो तो आयनिक बॉन्ड है ना, यहाँ तो आयनिक साइज की बात कर रहे हैं, यहाँ आयनिक बॉन्ड की बात ही नहीं हो रही। हमने यहाँ नहीं कहा है कि दो आइडेंटिकल आयन के बीच की डिस्टेंस का अपना, आयनिक साइज निकालने का तरीका ही अलग है, ठीक है। वो न्यूट्रल एटम से कंपेयर होता है खाली कि अपने न्यूट्रल से कम है या ज्यादा है, ठीक है। वो जो आइडेंटिकल डिस्टेंस का हाफ है वो आयनिक बॉन्ड में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग या ऑन विच एटॉमिक साइज डिपेंड। साइज किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों? पहला फैक्टर कहलाता है नंबर ऑफ शेल। साइज सबसे ज्यादा डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल। तो अगर आपको बोर का फॉर्मूला याद हो साइज वाला 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, मतलब बोर ने ये कहा था कि वैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, तो ये था n स्क्वायर बाई जेड। कहने का मतलब जो ये साइज या रेडियस है ये n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज n? n क्या था? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे शेल नंबर भी कहते हैं। शेल नंबर 1 2 3 होता है ना, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, या फर्स्ट शेल है सेकंड शेल है वो है। तो कॉमन सेंस है जितनी शेल ज्यादा होंगी स्क्वायर भी ज्यादा हो जाएगा, तो साइज ज्यादा आएगा। तो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ शेल या n। लेकिन वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना यहाँ फॉर्मूला? एक्चुअली वो जो बोर ने फॉर्मूला दिया था वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। अब तो हम सारे पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए वो फॉर्मूला यहाँ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। बट कंसेप्ट वही है कि साइज शेल नंबर पे डिपेंड करेगा, जिनमें भी शेल ज्यादा होंगी उनका साइज बढ़ेगा। मोर द नंबर ऑफ शेल मोर विल बी द साइज। अब जरा एक बार ध्यान से देखो, ये जो हम रोज बना ही रहे हैं इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आपको ये मालूम है ये 1 2 3 ये क्या है? ये क्या है? पीरियड है, ग्रुप है? ये ग्रुप है। और ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? पीरियड। तो भैया ये तो एक ही पीरियड है, इसमें तो शेल सेम है, लेकिन जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे ये है ग्रुप। इस ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो एक एटम के नीचे जो दूसरा एटम आएगा उसमें शेल बढ़ चुकी होंगी। यहाँ पहले वाले एटम में एक शेल होगी, दूसरे एटम में 2 शेल 3 शेल एंड सो ऑन। तो एक ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़। बोलो क्लियर है? लिखिए पॉइंट करके। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ शेल्स, इसमें डैश देके लिखे atomic size is directly proportional to number of shells. Atomic size is directly proportional to number of shells. More the number of shells, more will be the atomic size. More the number of shells, more will be the atomic size. जिसमें शेल ज्यादा होंगी उसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए therefore in periodic table on moving top to bottom, therefore in periodic table on moving top to bottom in a group, on moving top to bottom in a group atomic size increases. Therefore in periodic table on moving top to bottom atomic size increases as, क्यों भैया क्यों बढ़ रहा है? as number of shells increases. पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। Therefore in periodic table on moving top to bottom atomic size increases as number of shell increases. भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं आपको पहले बता दूं बच्चों कि जो पीरियोडिक ट्रेंड है ना, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये बार बार अप्लाई होना है। और एटॉमिक साइज बैकबोन है, मतलब आगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो 2-3 कैरेक्टर पढ़ने हैं सब साइज पे डिपेंड करते हैं मेनली। इसलिए साइज
एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि आपको एकदम समझ में आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ भाई लिथियम का साइज बड़ा है या सोडियम का, लिथियम बड़ा है या सोडियम, सोडियम बड़ा है। क्यों? क्योंकि सोडियम में शेल ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो पहला हुआ नंबर ऑफ शेल, ठीक है। दूसरी हेडिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेकंड है नंबर ऑफ प्रोटॉन। पहला था नंबर ऑफ शेल और सेकंड है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो बच्चों, एक मिनट, एक बच्चे ने कुछ कहा है शायद। ओके ओके बेटा, ओहो तो पहले बताना चाहिए था ना। चलिए वेरी गुड बेटा, प्रगति एंड दिस वन, ठीक है। चलिए बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस टाइम। कल करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन।